राजस्थान बोर्ड के बच्चों, अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं आपके एग्जाम में, तो टोटल 14 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं बेटा। 14 मार्क्स बहुत ही अच्छा खासा और बहुत ही बड़ा वेटेज रखते हैं आपके आरबीएससी बोर्ड एग्जाम में। और मैं बात करूं अगर ऑब्जेक्टिव्स में एमसीक्यू और आपके फिल इन द ब्लैंक्स की, तो वहां से बेटा टोटल 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो आपको इस पीडीएफ को मल्टीपल टाइम देखना है, समझना और अपनी तैयारी करना है। फिल इन द ब्लैंक्स में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो बेटा बहुत ध्यान रखना कि आपकी स्पेलिंग सही हो, साइंटिफिक टर्म सही हो, कोई इंपॉर्टेंट डेट पूछी गई हो तो आपको बिल्कुल करेक्ट लिख के आनी है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरभि शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस राजस्थान बोर्ड के यूट्यूब चैनल पे। तो बेटा कल है आपकी बिल्कुल बायोलॉजी की बोर्ड एग्जाम्स, है ना। तो जितनी तैयारी होगी, जितनी अच्छे से कर चुके हो, उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। और आज की क्लास होने वाली बेटा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम में 9-10 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। तो जो मैं ऑब्जेक्टिव्स आपको कराने जा रही हूँ बस उसको फोकस से कर लेना। ये आपको किसी मल्टीपल टाइप से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और चैप्टर वाइज ये दिए हुए हैं तो आपको डिफिकल्टीज नहीं होंगी, एकदम लाइन से फर्स्ट से लेकर 13 चैप्टर तक सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो तैयारी करते हैं उसकी, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको यहाँ से हेल्प हो जाएगी, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इधर से ले सकते हैं, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का अंतर है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एक एग्जाम्पल देना है आपको नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का। हिंदी में क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्जलीय बीज का उदाहरण है। गेहूं, मक्का, मटर और अंडी, ठीक है। तो इसमें वीट, मेज, पी या कैस्टर, तो कौन सा होना चाहिए बेटा इसका एग्जाम्पल, तो इस एग्जाम्पल होना चाहिए पीस, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, एन एग्जांपल ऑफ अ स्यूडो फ्रूट इज। एक स्यूडो फ्रूट मतलब जो असली फल नहीं होता, जो कृत्रिम फल होता है, उसका हमको एक उदाहरण बताना है कौन सा है, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है बेटा, एप्पल। इसको हम फॉल्स फ्रूट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि क्यों जानते हैं बेटा फॉल्स फ्रूट के नाम से एप्पल को, क्योंकि जो ओवरी हमारी होती है, फ्लावर में जो ओवरी होती है वो फ्रूट का डेवलपमेंट करती है, लेकिन इसमें जो हमारा एप्पल डेवलप होता है वो थैलेमस वाले पोर्शन से डेवलप होता है, इसलिए इसको फॉल्स फ्रूट में कंसिडर करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन, मतलब पोलन ग्रेन की स्टडी को क्या कहते हैं। परागगण का अध्ययन क्या कहलाता है, जो परागगण का अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो बेटा पेलिनोलॉजी कहलाता है, ठीक है, पेलिनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद स्पेलिंग का बेटा बहुत बहुत ध्यान रखना, अगर कोई भी स्टडी आपसे पूछ ली जाती है ना, तो स्पेलिंग का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ गाइनोशियम विच रिसीव्स द पोलन ग्रेन। ऐसा गाइनोशियम का कौन सा पार्ट है जो क्या करता है, रिसीव करता है किसको, पोलन ग्रेन को। हिंदी में जायांग का वह भाग जो परागकण को ग्रहित करता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, तो स्टिग्मा कहलाता है, ठीक है, मतलब वर्तिकाग्र। हमने देखा फ्लावर में हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वैसा दिखता है, तो ये स्टिग्मा है, यहाँ पे आके पोलन ग्रेन अपने आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स विच नेवर ओपन। ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होते, ठीक है, वे उभयलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते, वे किस प्रकार का परागण प्रदर्शित करते हैं, तो किस प्रकार का करते हैं बेटा, क्लिस्टोगैमी, है ना। क्लिस्टोगैमस हमारे फ्लावर्स होते हैं जो कि कभी ओपन नहीं होते, ठीक है। तो उसमें हमारा क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो हमेशा क्लोज रहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, स्क्लूटेलम इज अ पार्ट ऑफ। स्क्लूटेलम किसका पार्ट है, स्क्लूटेलम किसका भाग है, किसका भाग होता है बेटा स्क्लूटेलम, तो स्क्लूटेलम भाग होता है मोनोकोट एम्ब्रियो का, किसका, मोनोकोट एम्ब्रियो का, यानी एक बीजपत्री भ्रूण का। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिवाइस मीन्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज। सेल्फ पॉलिनेशन के डिवाइस के बारे में बात की है, द डिवाइस मीन्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण की युक्ति है, युक्ति के बारे में पूछा है। तो क्या है बेटा, ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे होंगे। क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होता है, होमोगैमी, बाइसेक्सुअलिटी और क्लिस्टोगैमी, ठीक है। समलिंगी, उभयलिंगिता और अनमिलियता, ठीक है, तीनों इसमें शामिल होंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा, पॉलन ग्रेन आर फॉर्म्ड इन। पॉलन ग्रेन कहाँ फॉर्म होते हैं बेटा, मतलब परागण किस में बनते हैं, कहाँ बनते हैं बेटा परागण हमारे, तो परागण हमारे बनते हैं एंथर में, मतलब पॉलन से, मतलब पराग कोश में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। कौन सा जो भाग होता है हमारे पुष्प का जो कि आकर्षित और रंगीन होता है, ठीक है। तो कौन सा होता है बेटा, हमारे पेटल्स होते हैं, ठीक है, पेटल्स होते हैं जिसको हम कोरोला भी बोलते हैं, मतलब हमारे दलपुंज, ठीक है। जो हमारी पंखुड़ियां होती हैं कलरफुल होती हैं, इंसेक्ट उसके द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, फिर हमारी पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, अब रिक्त स्थान के फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रू फ्रूट अकर्स फ्रॉम द, ठीक है, मतलब सत्य फल का परिवर्धन डैश से होता है, किससे होता है बेटा, तो ओवरी से, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच एन ओवरी डेवलप्स इन टू अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है तो बेटा पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, और अगर इसी की जगह सीड का डेवलपमेंट पूछ लिया जाता तो वहां पे एपोमिक्सिस आता, मतलब अनिषेक जनन, ठीक है, अनिषेक फलन, तो यहाँ पे पार्थिनोकार्पी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फिर और हमारे कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स है, द पोलन ट्यूब रीचेस द ओवरी थ्रू द, है ना, द पोलन ट्यूब रीचेस द ओवरी थ्रू द, मतलब पराग नलिका डैश से होकर अंडाशय तक पहुंचती है। तो कहां से होकर पहुंचती है बेटा, स्टाइल से होकर, मतलब वर्तिकाग्र से होकर। स्टाइल किसको बोलते हैं बेटा, ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो लॉन्ग नैरो ट्यूब दिखती है हमारी स्टाइल होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द, फूल का स्त्री प्रजनन डैश कहलाता है, क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं गाइनोशियम, मतलब स्त्री केसर, क्या बोलते हैं, गाइनोशियम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, देखो हमारे सेकंड चैप्टर से ये क्वेश्चन है, ठीक है। मनुष्य में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होती है, मतलब इन ह्यूमंस द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन अकर्स। स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पे होता है बेटा, स्पर्म प्रोडक्शन होता है हमारा इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कहाँ होता है, इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मतलब शुक्र जनन नलिकाओं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, व्हाट डू सेकेंडरी स्पर्म सेल फॉर्म, व्हाट डू सेकेंडरी स्पर्म सेल फॉर्म, मतलब द्वितीयक शुक्राणु कोशिका क्या बनाती है, क्या बनाती है बेटा द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं, तो स्पर्मेटोजोआ बनाती है, जिससे फाइनल जाके हमारा स्पर्म मैच्योर स्पर्म बन के रेडी हो जाता है, मतलब हमारा शुक्राणु, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, शुक्राणु बनाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का मेन फंक्शन क्या होता है, मतलब जो हमारा अपरा होता है, जो कि एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, मैंने बताया था आपको, ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू हमारे फीटस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, मुख्य काम क्या होता है इसका, तो देख लेते हैं मुख्य काम कौन कौन से होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव की बात की, मतलब सारे काम होते हैं। नरिशमेंट ऑफ द फीटस, मतलब फीटस को नरिश करना, मतलब भ्रूण को पोषण भी देगा, ठीक है। फिर मदर फीटस बॉन्ड, मतलब मातृत्व का वो जो बॉन्ड होता है वो बनाएगा। फिर हार्मोन का सिक्रेशन भी करेगा, मतलब इसके तीनों फंक्शंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपयुक्त सभी। फिर है द मेन फंक्शन ऑफ द हार्मोन इज, द मेन फंक्शन ऑफ द एचसीजी हार्मोन। एचसीजी हार्मोन का मुख्य कार्य पूछा है, एचसीजी हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है, क्या करता है एचसीजी हार्मोन, तो मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, क्या करता है, हमारे पीत पिंड को बनाए रखता है, मेंटेन करके रखता है हमारे कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। फिर है द सपोर्टिंग सेल्स फाउंड विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर, शुक्रजनन नलिकाओं के भीतर पाई जाने वाली सहायक कोशिकाओं की बात हो रही। सहायक कोशिकाएं कौन सी हैं, कौन सी होती हैं बेटा सहायक कोशिकाएं हमारी, तो हमारी कहती है सर्टोली सेल, जिनको नर्स सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नर्स सेल्स, ठीक है। नर्स सेल क्यों कहा जाता है बेटा, क्योंकि ये केयर करने का काम करती है, ठीक है, सर्टोली सेल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, तो डैश आर द हेल्पफुल इन कलेक्टिंग द एग रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो क्या आंसर होना चाहिए बेटा, इसका आंसर होना चाहिए फिम्बरी, ठीक है। फिम्बरी क्यों होगा बेटा, क्योंकि जो हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसमें हमने देखा फेलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब जहां से स्टार्ट हो रही है उसका जो एंड होता है वहां पे फिम्बरी स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एग को ऐसे कैरी करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड है डैश इज फाउंड अराउंड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या मतलब क्वेश्चन का है, डैश शुक्रजनन नलिकाओं के आसपास पाई जाती है, तो बेटा क्या पाई जाती है, हमारी लीडिक सेल्स, क्या पाई जाती है, लीडिक सेल्स, लीडिक सेल्स यानी लीडिक कोशिकाएं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेसेंटा सीक्रेट्स एचसीजी एचपीएल ईस्ट्रोजन एंड डैश हार्मोन्स, मतलब अपरा एचसीजी एचपीएल और ईस्ट्रोजन तथा डैश हार्मोन का स्राव करती है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन की बात हो रही है, ठीक है। आपको हार्मोन्स के नाम, आपको साइंटिफिक नेम्स बेटा इसकी स्पेलिंग अच्छे से देखनी है, क्योंकि देखो आपके एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको पूरा ग्रामर चेक करा जाएगा। ग्रामर की कोई भी आप लिटिल माइनर मिस्टेक करते हैं तो चल जाएगा, लेकिन आपको साइंटिफिक टर्म्स और आंसर को पॉइंटर्स में लिख के आने, तब जाके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, डैश हार्मोन हेल्प्स मेंटेन प्रेगनेंसी, मतलब डैश हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, तो कौन सा हार्मोन है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन ही है वो जो मेंटेन करके रखता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड, वो प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, तो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटिड का शुक्राणु में परिवर्तित होना, शुक्राणु में परिवर्तित होना हमारा स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन
द जाइगोट डेवलप्स इनटू द डैश स्टेज, कौन से स्टेज तक पहुंचाता है? तो मोरुला स्टेज, जिसको हम 16 सेल से 32 सेल स्टेज के बीच में कंसिडर करते हैं। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना, विच वन इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इसमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है? तो गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है, क्लेमाइडिया भी है, लेकिन कैंसर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। निम्न में से कौन सा यौन संचरित रोग नहीं है? तो गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है और क्लेमाइडिया भी है, लेकिन हमारा कैंसर नहीं है। तो हमारा आंसर इसका कैंसर ही होगा। किसी भी क्वेश्चन बेटा से नहीं पूछ लिया जाए नॉट, तो उस पर ज्यादा फोकस करना, उसके बाद ही अपना जवाब देना। ठीक है, कि क्यों होता है क्यों नहीं होता, इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। फिर व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? मतलब अम्नियोसेंटेसिस उल्ब वेदन की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है? तो क्या होती है? इनफर्टिलिटी टेस्टिंग की जाती है, उसमें कंट्रासेप्टिव टेस्टिंग की जाती है, डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर किया जाता है फीटस के अंदर, या अबॉर्शन टेस्टिंग की जाती है। तो वहां पे भ्रूण रोग की जांच की जाती है ना। हम होने वाले बच्चे में ये देखते हैं कि कोई क्रोमोसोमल या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, इसलिए एमनियोसेंटेसिस की जाती है, जो कि अब हमारी इंडिया में बैन है। ठीक है। डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन द फीटस, मतलब भ्रूण रोग की जांच की जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स आफ्टर इंटरकोर्स शुड इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव बी टेकन, क्या मतलब है बेटा प्रश्न का? संभोग के कितने घंटे बाद आपातकालीन गर्भरोधक लेना चाहिए? कितने घंटे बाद की बात हो रही है यहाँ पे? तो कितने घंटे बेटा? 72 आवर्स की बात होती है। ठीक है, 72 आवर्स आपका सही जवाब होगा, मतलब 72 घंटे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जीनोटाइप टेक्स एग्जिबिट होमोजाइगस डोमिनेंस, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? वह जीनोटाइप जो होमोजाइगस डोमिनेंस दिखाता है। अब होमोजाइगस है मतलब सिमिलर होना चाहिए। हेट्रोजाइगस कंडीशन बेटा क्या होती है? ये हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, लेकिन ये हमारी होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है। तो उसमें हमें क्या दिखाना है? डोमिनेंस दिखाना है। अब डोमिनेंस किसको बेटा? जो कैपिटल होता है वो डोमिनेंस को शो करता है, हमने पहले ही देख चुका है इसको। ठीक है। तो यहाँ पे होमोजाइगस और डोमिनेंस दोनों देखने। तो बेटा होमोजाइगस तो यहाँ दिख रहे हैं, पर यहाँ पे डोमिनेंस नहीं दिख रहा। होमोजाइगस यहाँ पे और डोमिनेंस भी यहाँ पे नहीं है। होमोजाइगस तो है लेकिन डोमिनेंस यहाँ पे नहीं है। फिर होमोजोगस यहाँ पे भी है और डोमिनेंस भी यहाँ पे है। तो हमारा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बेटा, आपको पुनेट स्क्वायर अच्छे से देख लेना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसके जो तीनों लॉज हैं और जो उसके लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, आपको वो वाले लॉज भी अच्छे से देख लेना। तो प्लीज इस चैप्टर में आपको ये मेन ध्यान रखना है, प्लस आपको मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, मतलब वह अनुवांशिक विकार जो एक्स क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति के कारण होता है, वह कौन सा जिसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की बात होती है? तो बेटा हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। इसमें फीमेल वाले लक्षण मेल्स में दिखने लग जाते हैं हमको काफी हद तक। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर इन द डीएनए कॉज, मतलब डीएनए में बेस पेयर के हटने या जुड़ने से डैश उत्परिवर्तन होता है। बेस पेयर के हटने की बात हो रही है बेटा, तो वहां पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा, या तो ऐड होगा या डिलीट होगा, तो हम उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं, क्योंकि वहां पे डीएनए की पूरी फ्रेमिंग ही चेंज हो जाती है, इसलिए उसको हम फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द टॉल प्लांट इन द F2, मतलब सेकंड फिलियल जनरेशन में, मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट इन F2 जनरेशन विद अ डॉर्फ प्लांट, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे बेटा? तो इसको कहेंगे टेस्ट क्रॉस। ठीक है, इसको हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस। मतलब F2 में लंबी पौधों का जीनोटाइप जानने के लिए, मतलब F2 मतलब सेकंड जनरेशन में हमें जीनोटाइप जानना है पौधों का, मेंडल ने F2 की लंबी पौधों की बौनी पौधों के साथ क्रॉस किया जाता है। तो ये किस लिए करते हैं? ताकि टेस्ट कर सके वो, इसलिए टेस्ट क्रॉस कहलाता है। मतलब ठीक है, हमारा परीक्षण संकरण यानी टेस्ट क्रॉस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ आरएनए, द टाइप ऑफ आरएनए दैट प्रोवाइड्स द टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इन द बैक्टीरिया इज, बैक्टीरिया की बात हो रही है। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कौन सा आरएनए टेम्पलेट का काम करता है? तो कौन सा आरएनए करता है बेटा? तो एमआरएनए ही करेगा। ठीक है, एमआरएनए ही करेगा। आपको ध्यान रखना है मैसेंजर आरएनए ही है जो कि आगे जाके हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करने वाला है। ठीक है, तो एमआरएनए आपको यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द बेस टू विच एडेनिन पेयर्स इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एडेनिन के साथ किसकी पेयरिंग होती है? आपको वो बताना है, बहुत ही सिंपल है। हमारा एडेनिन पेयर होता है बेटा टी के साथ, मतलब थाइमिन के साथ, और हमारा साइटोसिन होता है जी के साथ। ठीक है, तो थाइमिन इसमें हमारा सही जवाब होगा। और बेटा ये भी ध्यान रखना आपको अच्छे से कि जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और हमारा जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन का 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ये स्ट्रांग होता है, ये ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, द डेफिनेटिव प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज ऑब्टेन्ड थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ व्हिच साइंटिस्ट, मतलब डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, इसका निर्णायक प्रमाण किस वैज्ञानिकों के प्रयोग से प्राप्त हुआ? कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमको ये बताया था? तो वो वैज्ञानिक थे बेटा हमारे
हर्शी और चेस, मतलब अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस, ये हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारा क्या बताया था, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। फिर देखो वन वर्ड आंसर, देखो मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ यहाँ पे, जितने मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है बेटा कि वो सिर्फ़ आपको एमसीक्यू की फॉर्म में, वन वर्ड की फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आए, वो आपको किसी भी तरीके से चेंज करके दे सकता है। जैसे हमने फिल इन द ब्लैंक्स पढ़े तो क्या पता वो उसको एमसीक्यू बना दे या एमसीक्यू को वन वर्ड बना दे। तो आपको बस अच्छे तरीके से ये देख लेने हैं, वो किसी न किसी फॉर्म में यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे, तो थोड़ा-सा दिमाग लगा के, शांति से, तसल्ली से सोचना अपना जवाब, उसके बाद जवाब देना। और एक बार ऐसा आप मतलब जैसे एमसीक्यूज़ होते हैं, तो वहाँ आप एलिमिनेशन मेथड अपनाओ, कि जैसे आप कई बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़ हो जाते हो, क्या ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, कौन-सा होना चाहिए? तो आपको बिल्कुल एलिमिनेट करना है कि कौन-सा बिल्कुल ही नहीं हो सकता। सब हटा दो ऑप्शंस, उसके बाद जो बिल्कुल आपको बेस्ट लगता है, उसका आपको जवाब दे के आना है। सेम टू सेम फिल इन द ब्लैंक्स हो गए और सेम टू सेम वन वर्ड हो गए, उसमें भी आपको बिल्कुल सोच समझ के, बुद्धि लगा के, अपनी रिलेटिविटी बना के सब्जेक्ट के साथ, फिर ही आपको जवाब देना है। ठीक है बच्चे? व्हाट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए? एचएनआरएनए क्या मतलब? एचएनआरएनए की पूर्ण प्रोसेसिंग के परिणाम स्वरूप कौन सी संरचना बनती है? कौन सी संरचना बनती है बेटा? तो बन जाता है हमारा मैच्योर एमआरएनए। इसकी आगे जाके फिर सिंथेसिस हो, ठीक है? In which process do the processes of transcription and translation take place in simultaneously? मतलब क्या पूछा गया है, किस प्रक्रिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ होते हैं, किस प्रक्रिया में? ठीक है, मतलब हमारे बैक्टीरिया वो जीवाणु है। थोड़ा सा क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा हल्का सा गलत हो गया, मतलब ये समझना कौन सा ऐसा हमारा ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साथ साथ होती है, तो हमारा जीवाणु मतलब हमारा जो बैक्टीरिया है उसमें ये प्रोसेस साथ साथ होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बेस पेयर्स आर फाउंड इन द हैप्लॉइड डीएनए ऑफ ह्यूमंस? कितने पाए जाते हैं बेटा? ये संख्या आपको याद रखनी पड़ेगी। 3.33 3.33 3.33 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स, ठीक है। 3.33 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर इतने पाए जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what groups are attached to the ribose sugar at the 5 prime end and 3 prime end of the DNA polynucleotide chain? तो बेटा क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब आपका फॉस्फेट समूह तथा हाइड्रोक्सिल समूह, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन फिंच ऑफ इज एन एग्जांपल ऑफ? डार्विन फिंच किस चीज का एग्जांपल है? मतलब डार्विन की जो फिंच किसका उदाहरण है? तो अनुकूली विकिरण यानी अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है। क्यों अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है? मतलब जो हमारे डार्विन थे, ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट है डार्विन, ये आइलैंड पे गए थे, गैलापागोस आइलैंड पे। यहाँ पे इनको छोटी छोटी ब्लैक कलर की चिड़िया दिखी थी, काली काली, ठीक है। तो वो उड़ रही थी। अब उन्होंने उनकी एक बीक का जो पैटर्न होता है, मतलब चोंच की जो संरचना होती है, उस पैटर्न में देखा कि सबकी चोंच अलग अलग है। ऐसा कैसे? तो मतलब एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है, जैसे अब कुछ हुआ होगा, कोई आपदा आई होगी या फिर जैसे-जैसे उन्होंने अपना हैबिटेट चेंज किया होगा, तो अलग-अलग रीजन में वो चिड़िया उड़ के चली गई, ठीक है? फिंचेस चली गई अलग-अलग रीजन में। अब ओरिजिनल जो बर्ड थी, हमारी ओरिजिनल जो फिंच थी, वो सीड ईटिंग थी, वो सिर्फ बीजें खाती थी, ठीक है? लेकिन अब जब अलग-अलग रीजन में वो उड़ के जा चुकी है, तो जो उनको वहाँ मिल रहा है, वो उसके द्वारा अडैप्ट हो रही है। जैसे किसी को फ्रूट्स मिल रहे हैं, तो वो फ्रूट ही खा रही है, किसी को इंसेक्ट मिल रहे हैं, वो इंसेक्ट ही खा रही है। तो उसके हिसाब से उनकी चोंच में परिवर्तन आ गया, किसी की लंबी हो गई, किसी की मोटी चोंच हो गई, किसी की एकदम ऐसी अजीब-सी चोंच हो गई। तो मतलब अलग-अलग चोंच के उनके मतलब उन्होंने अपने हिसाब से अडैप्ट किया, जैसे-जैसे वो रहने लग गई, जैसे-जैसे उनको सुविधाएँ मिलने लगी, वैसे उन्होंने अपने आप को अडैप्ट किया और वैसे वो रेडिएट हो गई, मतलब उनका विकिरण हो गया, ठीक है? अनुकूलन के हिसाब से। फिर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज, मतलब डार्विन के विकासवाद सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या था बेटा? क्या था? तो उनका था नेचुरल सिलेक्शन। मतलब जो ऑर्गेनिज्म जितना ज्यादा फिट होगा, नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगी। मतलब जैसे मान लो, हाँ, मेरी और एक इंसान की लड़ाई हो रही, ठीक है, अगर मैं उसमें जीत जाती हूँ तो नेचर मुझे सिलेक्ट करेगा उसमें। ऐसे ही नेचर उसको सिलेक्ट करता है जो ज्यादा फिट होता है। मेनली उन्होंने बात की थी रिप्रोडक्टिव फिटनेस की, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, चेंजेस दैट अकर सडनली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन आर कॉल्ड, मतलब विकास की प्रक्रिया के दौरान अचानक होने वाले परिवर्तन, अचानक होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे म्यूटेशन कहलाते हैं, मतलब उत्परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, डैश थ्योरी स्टेट्स दैट allele frequencies and their loci in a population are stable remaining constant from one generation to the next, मतलब डैश सिद्धांत के अनुसार किसी समष्टि में अलील आवृत्तियां तथा उनके स्थान पर पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक स्थिर रहती है। क्या रहती है बेटा? तो हमारा हार्डी-विनपर प्रिंसिपल वहां पे काम करता है, जहां पे उन्होंने बताया था कि सब चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी, ना ही रैंडम म्यूटेशन होंगी, ना ही नेचुरल सिलेक्शन होगा, ना ही जीन फ्लो होगा, ना ही कुछ ऐसा होना ही नहीं है। तो वो हमारी एक हाइपोथेसिस थी, जो किसने दी थी? हमारे हार्डी-विनपर ने दी थी, जिसको हार्डी-विनपर प्रिंसिपल के नाम से हम जानते हैं, ठीक है।
होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट डैश इवोल्यूशन, मतलब समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं डैश विकास को संकेत करते हैं, मतलब किस तरीके का विकास, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब अपसारी विकास, ठीक है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में बेटा क्या मतलब, जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं, एनालोगस, इसको आपको अंतर जरूर देख लेना है, इसके इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके एग्जाम्पल भी देख लेना। एग्जाम्पल आप इसके उदाहरण भी अच्छे से देख लेना कि क्या क्या हो सकते हैं। मतलब जैसे मान लो एक ही ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ठीक है, वो वहाँ के लोग अलग-अलग रीजन में चले गए, अलग-अलग रीजन में डाइवर्ट हो गए, तो उसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। और होमोलोगसिटी इसमें क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो सेम होगा, लेकिन इनके फंक्शन इनके एरिया के हिसाब से, इनके हैबिट्स के हिसाब से चेंज हो जाएंगे, ठीक है, उसको हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। इसी का अपोजिट होता है हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जिसमें हम एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। HIV इज अ टाइप ऑफ वायरस। HIV हमारा किस प्रकार का विषाणु है, किस प्रकार का विषाणु है, एडिनोवायरस, बैक्टीरियोफेज, रेट्रोवायरस या रोटावायरस। तो हमारा रेट्रोवायरस टाइप का हमारा विषाणु होता है हमारा HIV, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है बेटा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, साथ ही साथ आपको एड्स का फुल फॉर्म भी याद रखना है। और जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो मैंने आपको पहले की क्लास में बता दी अच्छे से, तो आप उनको भी एक बार देख लेना जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी, ठीक है। टाइफाइड फीवर कैन बी कंफर्म्ड बाय विच टेस्ट, मतलब टाइफाइड ज्वर हमारा जो फीवर होता है कि पुष्टि किस परीक्षण द्वारा की जा सकती है, तो विडाल, बायोप्सी, एलिसा और सोनोग्राफी। तो मतलब विडाल परीक्षण के द्वारा, विडाल टेस्ट के द्वारा हम जांच सकते हैं कि हमें टाइफाइड हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इज, इसमें से बैक्टीरियल डिसीज आपको पहचाननी है, बैक्टीरियल डिसीज कौन कौन सी हो सकती है, मतलब कौन सी है, डिप्थीरिया, मलेरिया, एमबीबीएस और एस्केरिस। तो डिप्थीरिया हमारी कौन सी है बेटा, बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एलिफेंटियासिस, मतलब हाथी पांव का कारक जीव कौन सा है, हाथी पांव जो रोग होता है एलिफेंटियासिस, उसका कारक जीव कौन सा है, तो फिलेरियल वर्म आपको अच्छे से याद रखना है, मतलब फाइलेरियल कृमि जो होते हैं वो हमें क्या कराते हैं, क्या कॉज करते हैं, एलिफेंटियासिस यानी हाथी पांव रोग, ठीक है। फिर अ प्रोटोजोन पैरासाइट कॉल्ड डैश कॉज अमीबियासिस, मतलब अमीबियासिस का कारण बनने वाला प्रोटोजोआ परजीवी डैश कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाती है द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स कंटेन डैश पेप्टाइड चेन्स, मतलब एंटीबॉडी अणु में डैश पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, तो कितनी होती हैं बेटा, 4 होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है साथ साथ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, ऐसा वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, हमने देखा है पहले भी इसको, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर when ready-made antibodies are given directly to the body to protect its called dash type of immunity, मतलब शरीर की सुरक्षा के लिए तैयार एंटीबॉडी सीधे देने पर इसे डैश प्रतिरक्षा कहते हैं, मतलब पैसिव टाइप की हमारी इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी मतलब निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है, जिसको डायरेक्टली हम प्रोवाइड कराते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड की बात हो रही है, ध्यान से पढ़ना, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्मजीव सिट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मतलब एस्परजिलस नाइजर या एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज एज फर्टिलाइजर, तो इसमें से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त सूक्ष्मजीव कौन सा है, कौन सा सूक्ष्मजीव है जो जैव उर्वरक का काम करता है, तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया आपका आ जाएगा, ठीक है। कुछ तो बेटा आप समझ भी सकते हो कि आप एलिमिनेट करोगे तो भी आपको अपना आंसर मिल जाएगा, तो बेसिक बेसिक चीजों को याद रखना है, सारे आंसर सही होंगे फिर आपके। द एंजाइम यूज टू मेक बॉटल्ड फ्रूट जूस मोर क्लियर एंड क्लीनेस, मतलब बोतलबंद फलों के रस को अधिक साफ और पारदर्शी बनाने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोग किया जाता है, तो कौन सा एंजाइम उपयोग किया जाता है बेटा, उसमें पेक्टिनेज, पेक्टिनेज वो एंजाइम है जो जूस को क्लियर करने का काम करता है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट है आपका विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल यूज्ड इन जीन क्लोनिंग, इसमें से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल कौन सा है जो जीन क्लोनिंग में यूज किया जाता है, मतलब जीन क्लोनिंग में प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा है, सूक्ष्मदर्शी, प्लाज्मिड, टेस्ट ट्यूब और बायोरिएक्टर, तो हमारा प्लाज्मिड ही वो होता है जो कि हमारी क्लोनिंग में बहुत बहुत इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही जरूरी टूल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें से डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम हमारा सबसे ज्यादा काम का होता है, लाइगेज, पॉलीमरेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो आपका आरएनए पॉलीमरेज सबसे ज्यादा काम का है क्योंकि ये श्रृंखला को बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। द मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू प्लांट इज, मतलब हम क्या करते हैं डीएनए को पौधों में प्रविष्ट कराने की विधि कहलाती है, कौन सी विधि है जो प्लांट में डीएनए को प्रविष्ट कराती है, ठीक है, मतलब इंड्यूस करा सकते हैं अपना डीएनए को, तो माइक्रो इंजेक्शन भी है, जीन गन मेथड भी है और एग्रोबैक्टीरियम वाली मेथड भी है, तो इसमें से आपके सारे के सारे जवाब सही होंगे, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव।
फिर नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स हमारा, डैश एंजाइम आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर, हम किस एंजाइम को आणविक कैंची के नाम से जान सकते हैं? तो हमारा कौन सा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, द जेनेटिक मटेरियल आरएनए इज आइसोलेटेड बाय ट्रीटिंग इट विद डैश न्यूक्लियस एंजाइम, मतलब अनुवांशिक पदार्थ आरएनए को डैश से उपचारित करके पृथक किया जाता है, डैश से उपचारित करके पृथक किया जाता है, मतलब आरएनए, ठीक है, आरएनए एंजाइम की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी पेप्टाइड इन ह्यूमन इंसुलिन इज, जो सी पेप्टाइड होती है, हमारा मानव जो इंसुलिन है, आपको पता है उसका स्ट्रक्चर, उसमें 3 चेन होती है जब वो प्रो इंसुलिन होता है, पहले ए चेन है, बी चेन है और सी चेन है। इसमें जो हमारा ह्यूमन इंसुलिन होता है उसमें स्ट्रक्चर बेटा सिर्फ ए और बी का होता है, जो डाइसल्फाइड बंधों से जुड़ा हुआ होता है। जो सी होता है वो अतिरिक्त होता है, जो कि प्रो इंसुलिन में पाया जाता है। तो यहाँ पे सी पेप्टाइड की बात करिए कि वो क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, रिमूव्ड व्हेन प्रो इंसुलिन इज कन्वर्टेड इनटू मैच्योर इंसुलिन, जब हमारा मैच्योर इंसुलिन बनेगा, जब परिपक्व इंसुलिन बनता है तो उसमें से सी को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट जीन थेरेपी इन ह्यूमंस वाज कैरियड आउट बाय द ट्रीटमेंट ऑफ, मतलब मनुष्यों में पहली जीन थेरेपी किस रोग के उपचार के लिए की गई थी? एड्स, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस या एससीआईडी रोग, ठीक है। तो हमारा एससीआईडी सही जवाब होगा। एससीआईडी का फुल फॉर्म भी याद रखना है बेटा, क्या होगा, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। इसमें क्या होता है, एडीए की कमी हो जाती है, एडीए जो जीन होता है एडेनोसिन डियामाइनेज, इसका भी फुल फॉर्म याद रखना है। इस जीन की कमी से हमें क्या होता है, हमारी पहली बार जो जीन थेरेपी थी वो की गई थी, ठीक है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। एससीआईडी ऐसा रोग है जिससे ह्यूमन की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और अगर मैं आपको बता दूं, एडीए जो हमारा जीन होता है उसकी कमी से एक बार पहली बार 4 साल की बच्ची में ये प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो उसको जब पता चला कि अब इनके एससीआईडी नामक बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, तो जब डॉक्टर्स ने ट्रीट करने की कोशिश की, मतलब जीन थेरेपी जब करने की कोशिश की, तो उस बच्ची के लिम्फोसाइट्स निकाले गए, उसमें एडीए का जीन डाला गया और फिर वो लिम्फोसाइट बच्ची के बॉडी में इंसर्ट कर दिए गए। लेकिन ये टेम्परेरी क्योर था, 2-3-4 महीने बाद इसका असर फिर खत्म होता था, तो फिर ट्रीटमेंट करा जाता था। इसका परमानेंट क्योर नहीं है बेटा, इसका परमानेंट क्योर तभी करा जा सकता है जब बच्चा अपने एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में हो, अपनी माता के भ्रूण में होगा, तभी इसका इलाज किया जा सकता है, वरना परमानेंट क्योर इसका नहीं है, ठीक है। इंटरफेरॉन्स आर यूजफुल इन कंट्रोलिंग, मतलब इंटरफेरॉन किसके नियंत्रण में उपयोगी होते हैं? तो टीबी के, कैंसर के, मलेरिया के या ब्लड प्रेशर के, तो इसमें कैंसर आपका सही जवाब होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ए एंड बी चेन्स ऑफ इंसुलिन आर कनेक्टेड बाय विच बॉन्ड, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि हमारी इंसुलिन ए और बी की श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ती है, तो डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ती है। हमारी ए चेन होती है, एक हमारी बी चेन होती है और दोनों डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड आपका सही आंसर होगा, ठीक। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, द ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस मिल्क कंटेनिंग द ह्यूमन प्रोटीन डैश, ट्रांसजेनिक गाय जो रोजी थी हमारी, ट्रांसजेनिक गाय ऐसा दूध बनाती है जिसमें मानव प्रोटीन डैश पाया जाता है, किसकी बात हो रही है, लैक्टोअल्बुमिन की बात हो रही है, मतलब अल्फा लैक्टोअल्बुमिन आपका सही जवाब है, ठीक है। फिर है स्टेम सेल्स आर डैश सेल्स, जो हमारी स्टेम कोशिकाएं होती हैं कैसी होती है, अविभाजित होती है, मतलब अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, अविभेदित या अविभाजित होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड होती है। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश इंटरेक्शन, मतलब आणविक निदान तकनीकें डैश अंतःक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, किस सिद्धांत पर, कॉम्प्लीमेंटेरिटी बेस पेयरिंग, मतलब आपके पूरक आधार युग्मन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन पे ये काम करेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीन दैट एनकोड्स द टॉक्सिन बीटी क्रॉप्स इज कॉल्ड, मतलब बीटी फसलों में विष बनाने वाला जीन कौन सा जीन होता है, तो क्राइजीन होता है। कौन सा जीन होता है बेटा, क्राइजीन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो इंसुलिन कंटेंट डैश विच इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। अब देखो, प्रो इंसुलिन में डैश होता है जबकि परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता, तो पेप्टाइड सी पेप्टाइड हमारी प्रो इंसुलिन में पाई जा रही थी, पेप्टाइड सी, ठीक है, जो कि हमारी मैच्योर इंसुलिन में नहीं पाई जाती, ठीक है बेटा। तो पेप्टाइड सी या सी पेप्टाइड कुछ भी लिख सकते हैं। फिर द करेक्ट ग्रुपिंग ऑफ प्रोसेस दैट डिक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी इज, मतलब वे प्रक्रियाएं जिनका समूह जनसंख्या घनत्व को कम करता है, जनसंख्या घनत्व कम करने के लिए क्या क्या होना चाहिए बेटा, सबसे पहले डेथ रेट होना चाहिए, अगर लोग मर रहे हैं ज्यादा, अगर लोग मर रहे हैं तो जनसंख्या वैसे भी कम होगी, और एमिग्रेशन, अगर वो पॉपुलेशन को छोड़कर जा रहे हैं, मतलब मृत्यु दर के साथ साथ अगर वो उत्प्रवासन कर रहे हैं, वहां से छोड़ के जा रहे हैं, तो वैसे भी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो दोनों कारक ऐसे हैं जो कि जनसंख्या घनत्व को घटाने का काम करते हैं, ठीक है, मतलब डेथ रेट और इमिग्रेशन, मतलब हमारा मृत्यु दर और उत्प्रवासन।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच बोथ स्पीशीज बेनिफिट, मतलब वह जनसंख्या अंतःक्रिया, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। तो पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, म्यूचुअलिज्म और कंपटीशन, मतलब सहजीविता, जब दोनों एक साथ साथ रहते हैं, मतलब म्यूचुअलिज्म, इसमें दोनों को ही फायदा होता है, प्लस प्लस वाला इंटरेक्शन है, ठीक है, दोनों को ही फायदा होता है म्यूचुअलिज्म में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइसीलियम इज फाउंड बिटवीन डैश एंड रूट्स ऑफ द हायर प्लांट, मतलब उच्च पादपों की जड़ों और डैश के बीच माइसीलियम पाया जाता है। तो किसकी बात हो रही है? फंजाई की बात हो रही है। बात हो रही है बेटा फंजाई की या फिर कवक की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासाइट्स दैट फीड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, वे परजीवी जो पोषक जीवी के बाहरी सतह पर भोजन करते हैं पैरासाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? पैरासाइट्स या एक्टोपैरासाइट्स कहलाते हैं। पैरासाइट, अब देखो एंडोपैरासाइट भी होते हैं जो बॉडी के अंदर जाके उस पर डिपेंड होते हैं और फिर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो हमारे एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, याद रखना बेटा एंडोपैरासाइट्स होते हैं। पहले बात तो पैरासाइट की बात कर लेते हैं, ठीक है। पैरासाइट, एक एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर जाके इन्फेक्ट करेंगे, अंदर जाके डिपेंडेंट होंगे, और जो बाहर होते हैं वो एक्टो पैरासाइट होते हैं, जो कि हम यहाँ पे इसका आंसर मानते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन प्लांट्स आर द लेवल ऑफ फूड चेन, ग्रीन प्लांट्स का लेवल पूछा गया है, खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे किस स्तर पर होते हैं? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या डिकम्पोजर? तो सही बात है, प्रोड्यूसर होंगे, क्योंकि सन से एनर्जी बेटा पहले ग्रीन प्लांट्स ने ली, अब वो प्रोड्यूस करेंगे, तो प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक की तरह काम करेंगे, अब उससे बाकी लोग उस पर डिपेंड होकर अपनी एनर्जी लेंगे, तो प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम की बात हो रही है, जो मानव निर्मित पारितंत्र है हमारा। तो क्या मरुस्थल हमने बनाए हैं, रिवर हमने बनाई है, ईस्चुरी हमने बनाई है, एक्वारियम हमने बनाया है? इनमें से हमने कौन सा इकोसिस्टम बनाया है? तो हमने बनाया है एक्वारियम, अपने हिसाब से, जिसमें हम सुंदर सुंदर मछलियों को रखते हैं, प्लांट्स लगा लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे। तो हमने, ना ही भैया हम डेजर्ट बना सकते हैं, ना ही रिवर बनाएंगे, ना ही एस्चुरीज बनाएंगे, तो हमने हमने क्या बनाया? एक्वारियम बनाया है, ठीक है, एक्वारियम्स मैन मेड। फिर द मेन कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट एक्सटिंक्शन इज नॉट, इसमें से जानवरों और पौधों के विलुप्त होने का मुख्य कारण नहीं है। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन और इन्वेजन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज। क्या पूछा गया है? मैंने आपसे बोला था जब भी नॉट या नन आए या फिर जिसमें नो आए तो वो आपको क्वेश्चन अच्छे से देख लेना है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कौन सा, ऐसा हमारे जानवरों में और पौधों में विलुप्त होने का कारण नहीं बताया गया है? तो आवास विनाश, मतलब कोई बाहर से अगर हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करता है आके, तो वो तो भैया कारण बनेगा। फिर ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब अति दोहन करना, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चीजों को, वो भी कारण बनेगा। फिर इन्वेजन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, मतलब बाहर से कोई स्पीशीज लाके हमने डाल दी, उसने हमारी जो नेटिव स्पीशीज है उसको नुकसान पहुंचा दिया, तो वो भी कारण बनेगा। लेकिन एक्स सिटू कंजर्वेशन यानी बाह्य संरक्षण कारण नहीं बनता है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। इन सिटू इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मतलब इन सिटू संरक्षण का आपको उदाहरण बताना है, इसमें से कौन सा है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बॉटनिकल गार्डन, जू या सीड बैंक? तो कौन सा होना चाहिए इसमें? आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होना चाहिए जवाब, मतलब वन्यजीव अभ्यारण्य इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एक्स सिटू इन सिटू में बेटा डिफरेंस देख लेना, प्लस इसका एग्जाम्पल देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस वाली जो आपकी क्लास गई है उसमें अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका बस खत्म हो जाती है बेटा आपकी ऑब्जेक्टिव की यही क्लास। तो बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये ऑब्जेक्टिव घुमा फिरा के किसी भी फॉर्म में आपको पूछे जा सकते हैं। प्लीज आपको मेन चीजें आपको याद रखनी है, अपना बेस क्लियर करते हुए चलना है बेटा। ये अब आपकी कल एग्जाम में कोई भी नया टॉपिक मत उठा लो, जो भी आपको मिल चुका है अभी तक की, जो भी क्लास मिल गई है, डिफरेंस डायग्राम वाली, कंप्लीट रिविजन वाली, ये ऑब्जेक्टिव वाली क्लास, ये तीनों क्लास को आप अच्छे से देखना, आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा आपके एग्जाम के लिए।